हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। तो आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हमने अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिया था, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देख लिया था। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और बाकी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। 2.4 तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, आज जो हमारा वो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है ऑन फर्टिलाइजेशन और उसके आगे के फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। बस आज दो टॉपिक हम करेंगे। ये तुम्हारा इसके बाद दो वीडियोज और आएंगी, उसमें हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। ये एनसीईआरटी है, तुम्हारी जो नई एनसीईआरटी है 2024 के लिए, बोर्ड्स के लिए, वो है। तो पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखे, जिसमें था तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। ये सब सबके लेक्चर्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो तुम जा करके देख लेना। उसके बाद हमने मेल एसेसरी डक्ट्स देखे, टेस्टिस देखा, मेल एसेसरी डक्ट देखा, मेल एसेसरी ग्लैंड्स देखे, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस देखा, फिर हम आए स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसमें हमने इसके डक्ट्स और ग्लैंड्स देखे और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी हमने देखा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड भी हमने देखा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमने बात की, गैमेटोजेनेसिस पे हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक छूट गया था, वो था मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये ऐड कर रहा है एनसीईआरटी इस साल, तो आओ एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है कि Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkins to clean homemade pads. देखो ये बोला ना कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पर्सनल हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सैनिटेशन बहुत जरूरी होता है, और जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पे चेंज करना ये भी तुम्हारा कंपल्सरी होता है। ठीक है, आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स, हर 4 से 5 घंटे में एक बार चेंज कर देना चाहिए। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली, रैपिंग इट विथ यूज्ड पेपर। देखो इसमें लिख रहा है एनसीईआरटी कि जो यूज्ड पेपर है, मतलब कोई भी जो पेपर जिसपे वर्क हो गया है, ऐसा नहीं कि नया नया रफ तुम वेस्ट करो, पेपर वेस्ट करो। यूज्ड पेपर में इजिली या फिर टिश्यू पेपर में उसे रैप मतलब उसे कवर कर दो और उसे डस्टबिन में फेंको, ना कि फ्लश कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यही है, डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन ड्रेन पाइप और टॉयलेट्स और इन ओपन एरिया। ओपन एरिया या फिर ड्रेन पाइप, जो तुम्हारा, अगर जो लोग शहर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि एक तुम्हारा पाइपलाइन है, वो क्या बोलते हैं, फ्लशिंग का भी मतलब होता है सिस्टम। और जो पाइपलाइंस तो आजकल हर जगह जगह चली गई हैं, तो उसमें भी नहीं फेंकना चाहिए। क्या कहता है कि सोसाइटी में इससे इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक भी हो सकता है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन विथ वॉश हैंड्स विथ सोप, तो इसे थ्रो करने के बाद अपने हाथ को साबुन से धुलना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक नया जो एनसीईआरटी है वो कुछ एड ऑन कर रही है। मे बी नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये तुम्हारे मेन सिलेबस में आ जाए। मेन सिलेबस में आ ही गया है, बट ये साइड में लिखता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे ये नया एक टॉपिक जोड़ता है एनसीईआरटी। इसके बारे में अवेयर करना चाहता है पीपल को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको और उनसे रिलेटेड जो भी है उन सबको। ठीक है, आओ आज का हम अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके पहले हम जल्दी से ये होता कैसे, फर्टिलाइजेशन होता कैसे। तो सबको पता है कि मेल स्पर्म से और फीमेल ओवम से होता है। तो अब देख लेते हैं इनकी प्लॉइडी लेवल कहाँ से हैप्लॉइड हुआ और कहाँ से दोनों का हैप्लॉइड हुआ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, जहाँ से मेल स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था टेस्टिस में दो टेस्टिस होते हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो तुम्हारे डक्ट सिस्टम से आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम सेल में माइटोसिस होता है, माइटोसिस करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। उसका प्लॉइडी लेवल 2n होता है, डिप्लॉइड होता है वो। उसमें होता है मियोसिस 1 होता है उसमें। उसके बाद तुम्हारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड हो जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 हो गया होता है। उसके बाद तुम्हारा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस होता है, तो स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड तुम्हारा इस इमेच्योर स्पर्म होता है, उसके बाद तुम्हारा वो मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन करके तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ बनाता है, उसी को हम मैच्योर स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा प्लॉइडी लेवल स्पर्म का बन गया। oogenesis में क्या होता है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, oogoneum मदर सेल्स प्रेजेंट होती है इन मिलियंस। आफ्टर बर्थ क्या होता है, वो डीजनरेट करती जाती है, जिसे हम बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एक बार एक चीज और याद रखना कि oogenesis में जो oogoneum सेल्स डिवाइड कर रही होती है, मियोसिस कर रही होती है, तो वो प्रोफेज के डिप्लोटिनी स्टेज में, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिनी स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं। फिर जब प्यूबर्टी आता है तो वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती हैं, फिर मियोसिस 2 के मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती हैं। फिर जब वहां से तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte तुम्हारा बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी oocyte से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक ओवरव्यू, और वहां से तुम्हारा सेकेंडरी साइट में फिर वो ग्राफियन फॉलिकल बनते बनते आता है, और वहां पे तुम्हारा एलेक्स सर्ज होता है, ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद तुम्हारा ओवम बाहर निकल जाता है। ओवम की कुछ लेयर्स होती हैं, ओवम की लेयर्स को हम बोलते हैं उलेमा। उलेमा का जस्ट बाहर होता है सेकंड दूसरा पोलर बॉडी। उलेमा और जोना पेलुसिडा के बीच वाले स्पेस को बोलते हैं पेरिविटलाइन स्पेस। उलेमा यानी ओवम की लेयर, और उसके बाहर वाली लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जोना पेलुसिडा और तुम्हारे उलेमा वाले लेयर्स के बीच में स्पेस होता है एक, उसे बोलते हैं हम पेरिविटलाइन स्पेस। सबसे बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में जो सीमेंटिंग काम करता है, जो दो कोरोना रेडिएटा सेल्स को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। और तुमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा है, तो उसमें टिप पे होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में होता है हाइलुरोनिडेज और प्रोलाइटिक एंजाइम। तो जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स जो हाइलुरोनिक एसिड से मिलकर के अटैच होती है, उन्हें तोड़ने का काम करता है हाइलुरोनिडेज एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब तुम समझ गए हो कि स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड बन के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझने में हमें आसानी होगी अपना ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस इंटरकोर्स, ठीक है, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू वेजाइना, इसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म विल स्विम रैपिडली। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो एक बार में ह्यूमन मेल्स जो होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करते हैं, तो उसमें कितने परसेंट स्पर्म्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और कितने परसेंट में नॉर्मल मोर्टेलिटी होनी चाहिए, ये तुम्हें कमेंट करना है। ये मैंने बता रखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, ठीक है। पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर्स इनटू यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फिगर 2.11b। यहाँ पे तुम देखो, ये बोल रहा है ना कि तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा ये वाला जो है वो वेजाइना, ये सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा इधर से स्पर्म गया, इधर ये तुम्हारी ओवरी है, तो यहाँ से ये वाला एम्पुला रीजन है, ठीक है, एम्पुला ए। तो इधर से तुम्हारी ओवरी जाएगी, ओवम जाएगा, और इधर से तुम्हारा स्पर्म जाएगा, ठीक है। एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये तुम्हारा इस्थमस है, ये तुम्हारा एम्पुला है, ये तुम्हारा इनफंडिबुलम है, और ये जो तुम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री है, ठीक है। तो यहाँ सर्विक्स के थ्रू स्पर्म आया और ओवरी से तुम्हारा ओवम आया, और वो दोनों एम्पुलरी रीजन पे मिलते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये हमने देख लिया कि दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं एम्पुलरी रीजन पे, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization can only occur if the ovum and sperm transported simultaneously to ampullary region। देखो, दोनों अगर एम्पुलरी रीजन पे, एम्पुला वाले रीजन पे अगर साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ आए, तभी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। उसका लिख रहा है कि यही एक रीजन है कि सारे कॉपुलेशन और जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में लीड नहीं करते, ठीक है, फेल हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ही तुम्हारा फ्यूजन ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये हमने बहुत डिस्कस कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum, फिगर 2.10। देखो, ये तुम्हारी है जोना पेलुसिडा की लेयर, ये जो पिंक वाला तुम देख रहे हो ना,
अच्छा ये ग्रीन वाला है, सॉरी ये जो तुम देख रहे हो ना ग्रीन वाला, ये जो पिंक वाला है वो तुम्हारा है पेरीविटलाइन स्पेस, जो उलेमा और जोना पेलुसिडा के बीच में है। ये तुम्हारा है जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर लेयर होती है। जो तुम्हारा स्पर्म है, ये देखो ये तुम्हारे स्पर्म्स है, बहुत सारे मिलियंस में आते हैं। तो ये तुम्हारा पहले कोरोनरी डेटा, इसका हाइलुरोनिडेज एसिड तुम्हारे हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आएगा, जोना पेलुसिडा तक। फर्स्ट तुम्हारा यही होगा कि जोना पेलुसिडा तक वो स्पर्म कांटेक्ट करेगा। एंड इंक्लूड्स चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये हम देखने वाले हैं कि दो टाइप्स का होता है ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पहले कवर कर ली, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड्स वाले जितने भी हैं वो चाहे तो एनसीईआरटी के बाद स्किप कर सकते हैं, और अगर तुम्हें नीट भी देना है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो तुम इस पूरा लेक्चर देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है कि जोना पेलुसिडा में क्या बोलते हैं स्पर्म आकर के कांटेक्ट किया, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ इसके जो पोटेंशियल होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे -70 वोल्ट्स का मिलीवोल्ट्स का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ होता है, तो वो डिस्टर्ब होता है। उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो पॉलीस्पर्मी है, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म्स उसे फर्टिलाइज ना करे, इसे वो ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। तो इससे क्या होता है कि ये जो ब्लॉकेज होता है, इससे ये क्लियर होता है कि एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में कोई एक ही फर्टिलाइज करता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, मैंने बताया कि प्रोलाइटिक एंजाइम हाइलुरोनिडेज एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, तो वो इसे डिजॉल्व करते करते तुम्हारे ओवम तक ले आते हैं, ठीक है। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहले क्या होता है कि जो बिफोर बर्थ प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में तुम्हारा मियोसिस 1 अरेस्ट होता है इन oocyte ओवम उसे नहीं बोल सकते हैं, oocyte ही बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी oocyte तुम्हारा डिवाइड करता है और प्यूबर्टी के टाइम पे, और वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 में तुम्हारा क्या होता है कि वो अरेस्ट हो गया होता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि स्पर्म, जो तुमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा हो तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, दो टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल, दूसरा होता है डिस्टल, ठीक है। तो क्या करता है स्पर्म अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम को देता है ताकि वो अपना मेटाफेज में जो अरेस्ट था, मेटाफेज 2 में जो अरेस्ट है उसका मियोटिक डिवीजन, वो कंप्लीट हो सके। जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, उसके बाद तुम्हारा जाइगोट बनता है। तो वही लिख रखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्पर्म आता है उसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है मैंने बता दिया कि स्पर्म अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसे देता है। सेंट्रियोल क्या होता है, सेल डिवाइड करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसे बनाने में ये सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। The second meiotic division is also unequal and result the formation of second polar body। देखो पहला meiotic division हुआ meiosis 1, वहां से तुम्हारा बना oogonia में तुम्हारा पहला meiotic division हुआ तो प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब प्राइमरी oocyte में एक और डिवीजन होगा तो उसमें उससे बनेगा तुम्हारा सेकेंडरी oocyte और सेकंड पोलर बॉडी, वही लिख रखा है। एंड हैप्लॉइड ओवम ooted, हैप्लॉइड ओवम को हम बोलते हैं ooted, ठीक है। Soon the haploid nucleus of the sperm get fused together to form a diploid zygote। याद रखना पूरा का पूरा स्पर्म नहीं फ्यूज करता है, उसका एक सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करता है। ओवम का न्यूक्लियस और एक स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं, पूरा का पूरा स्पर्म नहीं फ्यूज करता। बाकी वाला जो उसका टेल और मिडिल पार्ट होता है वो बाहर रुक जाता है, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट, ऑब्वियस बात है 23 तुम्हारे मेल्स हैं, 23 तुम्हारे फीमेल्स हैं, तो ये तुम्हारा जाइगोट का डिप्लॉइडी लेवल होगा 2n = 46। तो ये हम एनसीईआरटी जो जब मैं स्लाइड्स पे पढ़ाता था पीपीटी पे, तब मैं ये जो बीच के क्वेश्चन है ना, इसी को मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अलग करके पढ़ाता था, ठीक है। तो याद रखना एनसीईआरटी के बीच लाइंस में भी क्वेश्चंस है, इसे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आने वाले अगले चैप्टर्स में थोड़े टफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है। One has to remember that the sex of baby has been decided at its stage itself।
देखो इसका ये कहने का मतलब है, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जेंडर ऑफ बेबी इज डिसाइडेड बाय मदर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों होते हैं तुम्हारे एक्स और एक्स। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो तुम्हारे गैमीट्स में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, गैमीट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। सोमेटिक सेल्स जो हमारे हाथ के सेल्स हो गए, हेड के सेल्स हो गए, चिक्स के सेल्स हो गए, नोज के सेल्स हो गए, इसे हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। सेक्स सेल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी मतलब मेल्स में तुम अगर देखो तो स्पर्मेटोगोनियन सेल इसको छोड़ करके बाकी जितने सेल्स होंगे वो तुम्हारे होंगे सोमेटिक सेल्स, और फीमेल्स में तुम्हारा जो ऊगोनिया सेल्स है, ऊगोनियम मदर सेल्स है, उसे छोड़ करके तुम्हारे जितने भी सेल्स होंगी वो होंगी सोमेटिक सेल। तो इनके क्रोमोसोम जो फीमेल के ऊगोनियम सेल्स के क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं XX 22+X। 22+X ये तुम्हारा होता है फीमेल का, और 22+X या Y ये हम सिर्फ अभी उसका देख रहे हैं हेप्लॉइड का। ऐसा मत बोलना कि 22 और एक 23 और एक 24 तो n=24 कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। हम वहां पे या तो x होगा या तो y होगा, हम सिर्फ हेप्लॉइड देख रहे हैं। डिप्लॉइड जब देखेंगे तो हम लिखेंगे 44 प्लस x और y, ठीक है, ये मेल्स का हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 44 प्लस XX, ठीक है, फीमेल का। अभी मैं सब क्लियर करूंगा, डोंट वरी। आज इसीलिए मैं चाहता तो आज चैप्टर कंप्लीट करा देता, बट मैंने सोचा कि आज हम पूरा एक एक अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आसानी से समझ आता है। इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो अब देखते हैं। Let us see how, as you know, chromosome pattern of human female is XX। क्रोमोसोम फीमेल का जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो X और X होता है, एंड दैट इन केस मेल इज X और Y, मेल में X और Y होता है। Therefore all the haploid gametes of O produced female have sex chromosome X, whereas देखो ये फीमेल है, ये हम सिर्फ अभी सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, याद रखना, सोमेटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन में, उसमें 44 तुम्हारे सोमेटिक्स होते हैं, दो जो होते हैं XY और XX, ये तुम्हारे जो होता है वो बेबी का जेंडर डिसाइड करते हैं, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कंफ्यूज। 44 के 44 तुम्हारे सेम रहेंगे, मतलब किसी का डोमिनेंट होगा किसी का रिसेसिव होगा। ऐसे समझो किसी का राजा होगा जो काम अपने कंट्रोल में रखेगा, कोई उसमें लेबर होगा जो काम करेगा। ऐसे जेनेटिक्स में मैं सब क्लियर करूंगा, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि डोमिनेंट जो होता है वो राजा होता है, और रिसेसिव जो होता है वो कोई भी समझ लो यार, समझो कमजोर आदमी। तो देखो फीमेल में XX हुआ, मेल में XY हुआ, तो यहाँ से फीमेल जो होगा इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि कभी भी आएगा तो X ही आएगा, ठीक है। जब मियोसिस होगा, मियोसिस में हाफ नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का, इतना तो पता है बेसिक। माइटोटिक में माइटोसिस में सेम होता है, बट मियोटिक में हाफ हो जाता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। तो इसका हाफ करोगे तो या तो X आएगा या तो X आएगा। अब ऐसा, अब देखो, अब इसी में रेड कलर से बुक कर रहा हूँ मेल वाले को, ये हो गया तुम्हारा X और Y। इसको अगर तुम हाफ करोगे, ये Y है, XX नहीं है, ये Y है तुम्हारा पूरा। अगर तुम इसे हाफ करोगे, इसे हाफ कर दो, तो या तो तुम्हारा X आ रहा है या तो तुम्हारा Y आ रहा है, ठीक है। फीमेल वाले में तुम्हारा हमेशा सेम है, बट मेल वाले में तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो जेंडर ऑफ बेबी है वो तुम्हारा डिसाइड होता है थ्रू मेल्स गेमिट्स, ना कि फीमेल गेमिट्स से। तो ये एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा जो हमारे सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है उसे क्लियर कर रही है, ठीक है। Sex chromosome could be either X or Y, hence 50% of sperm carry X chromosome while other 50% carry Y chromosome. After fusion of male gamete and female gamete, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. देखो अगर यहाँ से ये फर्टिलाइज हो गया तो बेबी वाला जो क्रोमोसोम होगा वो तुम्हारा होगा X और X, बट अगर ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो बेबी का जो होगा वो X और Y होगा। मेल के लिए हमेशा Y रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल के लिए दोनों XX होनी चाहिए, ठीक है। The zygote carrying XX would develop into female baby and XY would form a male। देखो XX तो XX वाला जो होगा वो तुम्हारा फीमेल बेबी बनाएगा, XY वाला तुम्हारा मेल बेबी बनाएगा। जहां Y आ जाए, Y क्रोमोसोम जहां भी आ जाए उसे तुम समझ जाना कि वो तुम्हारा मेल से रिलेटेड, ठीक है। You will learn about more chromosomal pattern in chapter 5। चैप्टर 5 इस हिसाब से कौन सा होगा तुम्हारा
इस हिसाब से हुआ तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस, आई थिंक सो, क्योंकि अभी मुझे क्लियर नहीं है, ये नया एनसीईआरटी है, इसमें कुछ चैप्टर्स इन्होंने डिलीट किया है। उसमें क्या था, पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले था तुम्हारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद जेनेटिक्स आता था, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस आता था। अगर ये पुरानी हिसाब से लिखे हैं चैप्टर 5 तो जेनेटिक्स ऑब्वियस बात है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं पूरा, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं जेनेटिक्स में ही हम वो जो पूरा तुम्हारा है ना जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला यूनिट ही, तीनों चैप्टर जिसमें जेनेटिक्स आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस आता है और इवोल्यूशन, उस वाले में हम कवर कर लेंगे। दिस इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर। तो जो जेंडर होता है बेबी का वो फादर से डिसाइड होता है, ना कि मदर से। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट जाइगोट, देखो जब जाइगोट ये 2n जाइगोट बन गया, यहाँ से कोई भी जो एक्सेस हो गया या XY हो गया, इसी को जाइगोट बोलेंगे। 2n = 46। तो जाइगोट में अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा है जाइगोट, ठीक है, इसका फ्लूइडी लेवल है 2n। अब एनसीईआरटी भी पढ़ते जाते हैं, समझते भी जाते हैं। आई नो आज का लेक्चर बड़ा होने वाला है, बट समझना बहुत जरूरी है। मूव थ्रू इस्थमस, देखो ये तुम्हारा इस्थमस वाला पार्ट है, तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, ये इस्थमस की तरफ आया, ऑफ ओविडक्ट एंड क्लीवेज टुवर्ड द यूटेरस। अब क्लीवेज होते रहे, क्लीवेज क्या होता है कि जब माइटोटिक डिवीजन, देखो ये एक चीज तुम नोटिस करो कि सेल का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है, सेल का साइज सेम है बट नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ये 8 वाले को मोरूला बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट आता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स यूटेरस एंड फॉर्म्स 2, 8, 16 डॉटर्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। देखो एक सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर, ये जो तुम्हारी है ना इसे हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर, ठीक है। 16 तक तुम्हारा ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं। 8 to 16, देखो ये 8 to 16 वाले स्टेज को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर, जो एक सेल्स है उसे हम बोलेंगे मोरूला। देख रहे हो 8 एम्ब्रियो विथ 8 टू सेल ब्लास्टोमियर, ये एक सेल का नाम है ब्लास्टोमियर, मियर, ठीक है। 8 सेल्स वाली स्टेज को हम बोलेंगे तुम्हारा मोरूला, ठीक है। 8 to 16 अगर किसी एम्ब्रियो में जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज होता है, होने लगा। माइटोटिक में तुम्हें पता है 1 से 2 सेल्स बनती है, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 से 16 सेल्स वाली एम्ब्रियो को हम बोलेंगे मोरूला, ठीक है, मोरूला। यहाँ पे तुम स्पेलिंग देख सकते हो, मोरूला। मोरूला कंटिन्यू डिवाइड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला के बाद तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा एज इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं मोरूला हो गया। इसके बाद तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे तुम देख सकते हो 2, 4, 8, 16, ये जो तुम्हारा है ये F वाला स्ट्रक्चर, F वाला ये जो मैंने हटा दिया, देखो यहाँ पे F वाला है ना स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। आते हैं आगे। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। देखो अब क्या होगा, ये समझो कि तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसमें जो बाहर की लेयर्स होंगी, जैसे 16 लेयर्स है ना, 16 32 लेयर्स है ना, तो बाहर वाली जो लेयर्स होंगी वो तुम्हारा बना लेंगे ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली जो सेल्स होंगी वो तुम्हारा बना लेंगे इनर सेल मास, ठीक है, वही ये लिखा है। एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास, ठीक है। The trophoblast layers then gets attached to endometrium, endometrium को पता है यूटेरस की अंदर वाली लेयर, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो तुम्हारा पार्चुरेशन यानी डिलीवरी में काम आती है। पेरीमेट्रियम तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और तुम्हारा जो एंडोमेट्रियम है वो सेट अप होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी पे होता है, और उसी पे तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच करता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। And the inner cell mass gets differentiated as the embryo. आउटर लेयर तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट हुआ, वो तुम्हारा एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया, और अंदर वाली जो सेल्स थी इनर सेल मास वो तुम्हारी एम्ब्रियो बनाएंगे। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद जो यूटेरिन यानी एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करेंगी और पूरे के पूरे तुम्हारे ब्लास्टोसिस्ट को, जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर तुम्हारी इनर सेल मास, ठीक है, ये तुम्हारी यूटेरस की सेल्स ये रैपिडली डिवाइड करेंगी और इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। ये लिख रखा है कि रैपिडली डिवाइड्स एंड कवर्स ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेंगे। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यहाँ पे स्टेप H पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट की जो वो है लेयर वो तुम्हारी अटैच इसे कवर कर लिए, और यहाँ पे तुम्हारा इम्प्लांटेशन अटैचमेंट हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ,
देखो जाइगोट का बनना इंश्योर नहीं करता कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, इम्प्लांटेशन का होना ये इंश्योर करता है कि प्रेगनेंसी अब कंफर्म है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। बोर्ड्स वाले बच्चे अगर चाहे तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, नीट वाले बच्चे या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये थोड़ा डेप्थ में मतलब डिटेल में है ये थोड़ा, ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब देखो आते हैं हम अपने फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक से फिर से शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिलीज ऑफ सीमेन बाय पेनिस इनटू फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन। जो इंसेमिनेशन था फीमेल क्या बोलते हैं मेल स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी वेजाइना में तुम्हारा उसे ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑफ सीमेन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन सीक्रेट करता है? सेमिनल वेसिकल, और वो क्या काम करता है कि वो तुम्हारे मूवमेंट को स्पर्म के मूवमेंट को वो इनहेंस करता है। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। हम जब पढ़ रहे थे तुम्हारा क्या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ रहे थे ना, रिस्क पीरियड फर्टाइल पीरियड जब हम देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि 72 आवर्स तक स्पर्म सर्वाइव कर सकता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वही यहाँ पे है कि 48 से 72। ठीक है, अब आओ इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो इस वाले टॉपिक पे इस बार नीट में क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार नीट में 2023 में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कैपेसिटेशन पहला जो हमारा है वो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सो दैट स्पर्म गेट एक्टिवेटेड। देखो पहले क्या हुआ कि स्पर्म जो मेल, तुम्हें पता है कि स्पर्म कहाँ से आता है? रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर तुम्हारा यूरेथ्रा। तो इसमें ही कहीं वो क्या बोलते हैं एक्टिवेट ना हो जाए, यहीं पे या तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में ही वो एक्टिवेट ना हो जाए, इसकी वजह से एपिडाइमिस में वो उसे डीएक्टिवेट करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसे एक्टिवेट किया जाता है ताकि अब वो एक्टिवेट हो सके और फ्यूजन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वो एक्टिव हो सके। तो देखते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे एक बार डिस्कस करते हैं। dissolving the cholesterol membrane present over dissolving the cholesterol membrane present over acrosome and reduce the stability or weakening of membrane cover। देखो एक्रोसोम हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक्रोसोम की बाहर एक लेयर होती है पूरे स्पर्म्स में प्रेजेंट, तो उसे क्या होता है कि उसे डिसॉल्व किया जाता है कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन को, और वो आउटर मेम्ब्रेन को वीक कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है ताकि वो रप्चर हो सके। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर क्या होता है? ये तुम्हारा डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो होता है वो तुम्हारा होता है कि स्पर्म्स की जो क्या बोलते हैं एक्टिवेशन है इन सीमेन। सीमेन पता है ना, सेमिनल साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और स्पर्म को मिलाकर के सीमेन बोलते हैं। तो उसी में एक्टिवेट ना हो जाए स्पर्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएक्टिवेशन। ठीक है, डीकैपेसिटेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को लो करने के लिए, उसके चांस को लो करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। ठीक है, और वायबिलिटी विल बी डिस्टर्ब। अगर तुम्हारे सीमन में ये एक्टिवेट हो गया तो 72 आवर्स, क्या पता कि कोऑपुलेशन हो ना हो, तो क्या होगा कि 72 आवर्स के पहले ही तुम्हारा जो स्पर्म होगा वो तुम्हारा उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका 72 आवर तो तुम्हारे क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद। बट ऐसा ना हो, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो एक्टिव ना हो, इसके लिए उसे डीकैपेसिटेशन फैक्टर से हम मतलब हमारा जो सिस्टम है उसे वो डीकैपेसिटेट कर दिया होता है, इनएक्टिव एक तरह से बोल सकते हो, इनएक्टिवेशन फॉर फर्टिलाइजेशन हो गया होता है। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम दैट कॉज रैपिड विस्प्लास मूवमेंट ऑफ टेल। देखो कैल्शियम आता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है कैल्शियम का, और वो तुम्हारा जो टेल होता है स्पर्म का उसे बहुत विप्लास्ट मूवमेंट मतलब रैपिड ऐसा बोल सकते हो, रैपिड मूवमेंट कराता है। एक एनिमेशन तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा साफ साफ मूवमेंट पूरा। अब आता है हमारा एग्लूटेशन रिएक्शन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये 3 स्टेप्स। ठीक है, उसमें इसमें इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमारा पहला हो गया कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का सिंपल सा मतलब समझ लो कि उसे एक्टिवेट करना।
उस स्पर्म को एक्टिवेट करना, ताकि अब वो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव हो सके, उसके 72 आवर्स का जो वायबिलिटी है वो एक्टिव हो सके। ठीक है, उस कैसे होगा ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसके वीक कर दो और उसके जो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन है उसे वीक कर दो। यहाँ पे ये तुम्हारा है। ठीक है, अब आते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म एडहेयर टू सरफेस ऑफ सेकेंडरी oocyte। और एग्लूटेशन का मतलब ये है ना कि तुम्हारा स्पर्म मूव कर रहा है, ओवम तक आया। देखो क्या हुआ, अब ध्यान से समझना, तुम्हारा इंसेमिनेशन हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म आया। ठीक है, अब वो तुम्हारा सेकेंडरी ओवम या ओटिड के पास गया, तो ओटिड के बाहर कौन सी लेयर थी, कोरोनरी रेडिएटा। तो वहां पे बहुत सारे स्पर्म जाकर के अधेयर कर लेंगे। अधेयर मतलब चिपकना होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, जुड़ना, तो वहां पे जुड़ गए सारे। तो अब वो जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एग्लूटेशन। ठीक है, उसके बाद होगा तुम्हारा एक्रोसोमल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा, देखो मैं जो तब से रिपीट कर रहा था ना, हाइलुरोनिडेज तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है, बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, एक्रोसोम सीक्रेट्स स्पर्म लाइसेंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ आउटर एग मेम्ब्रेन। आउटर एग मेम्ब्रेन क्या होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा के मेम्ब्रेन को तुम्हारा जो स्पर्म का जो एक्रोसोम के अंदर जो हाइलुरोनिडेज था, हाइलुरोनिडेज वो तुम्हारा इसे डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसके कुछ एंजाइम्स होते हैं वो देखते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं। हाइलुरोनिडेज तुम्हें पता है जो सीमेंटिंग लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की कोरोना रेडिएटा की, उसे डिसॉल्व करता है। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को ही डिसॉल्व कर लेता है, जबकि हाइलुरोनिडेज उसकी सीमेंटिंग को डिसॉल्व करता है। ठीक है, जोनालाइसिन ये तुम्हारी जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। जोना पेलिसिडा क्या होता है नहीं पता, उलेमा एग, जो एक्चुअल एग होता है उसकी आउटर लेयर को बोलते, उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं उलेमा। उसके बाहर एक स्पेस होता है, पेरिविटलाइन स्पेस, उसके बाहर तुम्हारी जोना पेलिसिडा की लेयर होती है। कोरोना रेडिएटा के अंदर और पेरिविटलाइन स्पेस के बाहर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं जोना पेलिसिडा, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटेशन हो गया, एग्लूटेशन रिएक्शन हो गया, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया। अब आता है अपना फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें तुम्हारा ये जो रिएक्शन है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, ये तुम्हारा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तुम अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ के आओ तो तुम्हें पता होगा कि ओनली स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली। ठीक है, एक स्पीसीज ही नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकती है, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखो फर्टिलाइजिंग जो होता है वो ओवम के, फर्टिलाइजिंग केमिकल है, वो तुम्हारे ओवम के जो लेयर्स होते हैं उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का एक वो पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है ओवम के ऊपर, तो वो तुम्हारा फर्टिलाइजिंग उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ऑन ओवम। ठीक है, और ये जो तुम्हारा एंटी फर्टिलाइजिन है ये तुम्हारा एसिड प्रोटीन है जो कि स्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजिन तुम्हारा ओवम के ग्लाइकोप्रोटीन में होता है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है ये फर्टिलाइजिन तुम्हारा ओवम पे, और ये जो तुम्हारा एंटी फर्टिलाइजिन है वो क्या होता है, वो तुम्हारा एसिड प्रोटीन होता है ऑन स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन हुआ और वहां से तुम्हारा आइडेंटिफाई हो गया, अगर दोनों मैच कर गए तो आगे का फ्यूजन होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ये डेप्थ में था। प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब जैसे मान जाओ दो स्पीसीज है, उनके आपस में वो फर्टिलाइजेशन ना करें, रिप्रोडक्शन ना करें, इस वजह से इसे रोकता है। ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है वो उन दोनों को रोकता है कि दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन ना करें। अब आते हैं स्पोर हेड कम्स इन कांटेक्ट विद oocyte व्हिच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोन, और कोन ऑफ रिसेप्शन बाय oocyte। देखो यहाँ पे ये तुम्हारी उलेमा है। ठीक है, उलेमा, ये पेरिविटलाइन स्पेस, ये जोना पेलिसिडा। तो यहाँ पे एक कोन बनता है जब तुम्हारा स्पर्म का हेड oocyte के लेयर्स पे जब वो टच करता है, मतलब उसे फ्यूज करने फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है वहां पे, तो एक आउटग्रोथ बनता है। आउटग्रोथ मतलब उसमें कुछ उभार आता है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग कोन। ठीक है, या कोन ऑफ रिसेप्शन। उसके बाद जो हम एनसीईआरटी में लिखा था कि पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करता है, उस वाले प्रोसेस को देखते हैं। इस पे क्वेश्चन आया था, दो टाइप्स के होते हैं। इसमें ये पूछा था कि फास्ट कौन है, फास्ट पॉलीस्पर्मी कौन सा स्टेप होता है, उसका शायद क्वेश्चन आया था जितना मुझे याद है। ठीक है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एग एक्टिवेशन। देखो ये तुम्हारा स्पर्म आया, कोन ऑफ रिसेप्शन बना, फर्टिलाइजिंग कोन बना, जोना पेलिसिडा, पेरिविटलाइन स्पेस, उलेमा, ऊप्लाज्म। एग के तुम्हारे साइटोप्लाज्म को हम ऊप्लाज्म बोलते हैं,
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब देखो कैसे तुम्हारा पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होता है। स्पर्म एक्ट एज स्टिमुलस, स्पर्म आया तुम्हारे उलेमा पे, मतलब जोना पेलुसिडा पे, जोना पेलुसिडा आउटर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। ये तुम्हारी सोडियम चैनल्स को स्टिमुलस आया, तुम्हारे सोडियम चैनल्स जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, उसे एक्टिवेट किया। उसके बाद पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ उलेमा, ये जो है इसके डीपोलराइजेशन हो गया, इसके जो चार्जेस हैं उसमें चेंज आ गया, उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये तुम्हारा होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे स्पर्म है तुम्हारा, जोना पेलुसिडा स्टिमुलस के जैसे काम किया। अब यहाँ पे तुम्हारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और उलेमा, ये जो उलेमा है ना, इसमें तुम्हारे डीपोलराइजेशन होगा, इसका जो माइनस प्लस वाले चार्जेस हैं वो तुम्हारे रिवर्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा स्पर्म है वो दूसरा स्पर्म इसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये तुम्हारा फास्ट ब्लॉक होता है, ताकि जैसे अब पोटेंशियल ही चेंज कर दिया, जैसे बाहर अगर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो उसे चेंज करके बाहर नेगेटिव कर दिया और अंदर पॉजिटिव कर दिया। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है ना भाई, तो बाहर पॉजिटिव है, जस्ट सपोज अंदर नेगेटिव है, तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा, नेगेटिव बाहर चला जाएगा और पॉजिटिव अंदर आ जाएगा। तो स्पर्म जब आएगा तो उसकी लेयर्स पे भी बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव वो होगा, अंदर नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारा मैच करता तब तो वो आगे बढ़ता ना, बट यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो मैच नहीं करेगा और तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा वहां पे दूसरे स्पर्म का एंट्री, ठीक है। फर्स्ट स्पर्म की एंट्री के लिए तो ठीक था, दूसरे काली के लिए वो सिचुएशंस बदल गई वहां की। देखो अब आते हैं यहाँ पे, देखो डीपोलराइजेशन हो गया उलेमा का, ये तुम्हारा हो गया फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, कैल्शियम आयन जो होंगे वो रिलीज होंगे। कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो तुम्हारा होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। वो वहां पे कैल्शियम बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऊप्लाज्म से यहाँ से तुम्हारा कैल्शियम रिलीज हुआ, ठीक है, बाहर। ये तुम्हारा ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देख रहे हो, इसका एक्सोसाइटोसिस कराएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ, वो तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस कराएगा ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये तुम देख सकते हो उलेमा के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है, ये तुम्हारे पेरिविटलाइन स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा पेरिविटलाइन स्पेस को जाकर के जोना पेलुसिडा लेयर को थिक कर देगा, ठीक है, मतलब मोटा कर देगा, ठीक है। इसे बोल देंगे जोना रिएक्शन। इससे तुम्हारा पॉलीस्पर्म ब्लॉक हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन और जोनल रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। होल स्पर्म एंटर इन ooplast, meiosis टू कंप्लीट इन सेकेंडरी oocyte। देखो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, स्पर्म आया, स्टिमुलस के जैसे काम किया, तुम्हारी जो उलेमा की पोलराइजेशन है उसमें चेंजेस आया, वो डीपोलराइज हो गया, ठीक है। वो डीपोलराइज हो गया, अब क्या होगा कि तुम्हारा जो दूसरा स्पर्म आएगा उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, सूटेबल पोलराइजेशन नहीं होगा, तो वो तुम्हारा क्या बोलेंगे कि वो एंट्री नहीं ले पाएगा। इसके दो टाइप्स है, पहला है फास्ट, दूसरा है स्लो। फास्ट वाले में तुम्हारा जो है स्टिमुलस के जैसे स्पर्म काम किया, सोडियम चैनल्स तुम्हारे एक्टिव हो गए, उसके बाद तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उलेमा है वो डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज मतलब मैंने बताया कि जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन्स का जो चार्जेस था वो तुम्हारा चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो गई। दूसरे वाले में क्या होगा कि तुम्हारे जो कैल्शियम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो तुम्हारे रिलीज होंगे, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को तुम्हारे पेरिविटलाइन स्पेस में ट्रांसफर कर देंगे। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस कराएंगे तो एग से वो बाहर चली जाएगी पेरिविटलाइन स्पेस में और जाकर के जोना पेलुसिडा की लेयर्स को मोटी कर देगी। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं, पहला कॉर्टिकल वाला कैल्शियम आया, कॉर्टिकल को एक्सोसाइटोसिस करा दिया। दूसरा हो रहा है जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन क्या हो रहा है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो जाकर के जोना पे ये चिपक गए, जोना पेलुसिडा की लेयर्स पे, और उसे मोटा कर दिए। तो ये तुम्हारे दो हो गए स्टेप्स, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं स्लो चेक टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो यहाँ ऐसे तुम्हारा पॉलीस्पर्मी रुक जाता है। अब देखो, अब तुम्हारा स्पर्म गया उलेमा के पास, मतलब उलेमा के साइटोप्लाज्म में, ऊप्लाज्म में। अब इसके बाद क्या होगा कि मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेटाफेज तुम्हें पता होना चाहिए
कि मियोसिस के 4 फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज में अरेस्ट है, तो मेटाफेज को कंप्लीट करने के लिए और एनाफेज को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेप्थ में इतने, ये अगर तुम्हें ना याद रहे कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम्हारा मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी साइड से तुम्हारा ओवम निकला और एक पोलर बॉडी निकली। ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ओवम प्लस स्पर्म गेट फ्यूज टुगेदर। मैंने बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जो तुम्हारा स्पर्म और ओवम फ्यूज किए, तो स्पर्म का प्रोगेनल सेंट्रियोल आया एग के पास, वहां से तुम्हारा मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो स्पर्म का और एग का जो न्यूक्लियस है वो आपस में आकर के फ्यूज करेगा तो तुम्हारा जाइगोट बन जाएगा। मिक्सिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट सिनकैरिकॉन अकर्स। ठीक है, दैट इज एम्फीमेक्सिस। एम्फीमेक्सिस को हम दूसरा बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी टर्म दिया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने टर्म दिया था सिनगैमी। एम्फीमेक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जाइगोट बन गया। अब जाइगोट सेक्स ऑफ बेबी, जाइगोट बन गया है, अब वो मेल है या फीमेल बेबी है, ठीक है, वो डिसाइड होगा। ये 44 तुम्हारे नॉर्मल है, एक्स और वाई तुम्हारा मेल गैमेट से आया, यानी वाई वाला आया मेल से, एक्स और एक ये एक्स है ना, ये तुम्हारी फीमेल वाली है, ये एक्स तुम्हारा मेल वाला है, ये एक्स तुम्हारी फीमेल वाली है, ये एक्स तुम्हारा मेल वाला है। ठीक है, अगर दोनों एक्स एक्स हुआ तो ये तुम्हारा फीमेल बन जाएगा, दोनों वाई वाई हुआ तो ये तुम्हारा मेल बन जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तुम्हारा एम्पुला रीजन पे होता है ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। 15 मिनट में तुम्हारा नीट का भी टॉपिक क्लियर हो गया, तो एक बार तुम इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।